शस्त्र सम्मेलन कुंभ शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन था और यहां तक कि सीमापुरी विश्वविद्यालय भी इस पर ध्यान दे रहा था। इसीलिए उसे कुंभ शहर में हुई घटनाओं के बारे में तुरंत पता चल गया। हालांकि अन्य मंडप के स्वामी और बुजुर्गों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और जब उन्होंने शांतनु की बातें सुनी तो वो चौंक गए। ये व्यक्ति वास्तव में एक गैर अनुरूपतावादी था। उसने वास्तव में कुंभ शहर में ऐसा तूफान पैदा किया और शस्त्र सम्मेलन के पहले स्थान पर आने वाले व्यक्ति को मार डाला। ऋषि द्रोण ने कहा, इस छोटे से लड़के में इतना साहस है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे निश्चित रूप से दंडित करूंगा। मयंक उनका प्रत्यक्ष शिष्य था, इसीलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपना सख्त रुख प्रदर्शित करना पड़ा। कोई जरूरत नहीं है। इस मामले का मूल कारण उसका भाई था, जो कुंभ शहर की बेटी से प्यार करता था और शस्त्र सम्मेलन में दूसरे स्थान पर आया था। परिमल के साथ उसका कुछ विवाद था, इसीलिए वो लड़ाई हुई थी। इसके अलावा उस दिन मयंक ने कुंभ शहर के शीर्ष साधक अखंड प्रताप को भी हराया। भीड़ में से किसी ने समझाया, अखंड प्रताप सिंध प्रदेश सूची में 12वें स्थान पर था। वो स्वाभाविक रूप से ये जानते थे। हाँ, शांतनु ने सर हिलाया और कहा, अब उसका भाई पहले ही कुंभ शहर में प्रवेश कर चुका है और कुंभ शहर के स्वामी ने मयंक के भाई और अपनी बेटी की शादी भी बहुत जल्दी में की है। भीड़ के भाव आश्चर्यचकित करने वाले थे। क्या सीमापुरी विश्वविद्यालय में केवल 3 वर्षों के बाद उसके पास ऋषि मंडप में प्रवेश करने की योग्यता थी? 3 साल पहले अजात शत्रु ने ऋषि मंडप में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त किया था और 2 साल पहले प्रवेश किया था। अब वो पहले से ही ऋषि स्तर में था। अब दक्ष अपनी योग्यता की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन ऋषि मंडप ने कभी भी दक्ष को ऋषि मंडप में प्रवेश करने की अनुमति देने पर चर्चा नहीं की थी। जाहिर तौर पर उन्हें लगा कि दक्ष अभी तक उतना उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि इस समय ऋषि मंडप के शांतनु ने मयंक के लिए उन सभी को इकट्ठा किया था और मयंक को ऋषि मंडप में प्रवेश करने का अधिकार देने पर चर्चा करने के लिए न्यायिक सूची के पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति अजात शत्रु को छोड़ दिया। हालांकि ये अप्रत्याशित नहीं था। ऋषि मंडप सभी 6 महलों में से मुख्य महल था। अब जब शांतनु महल के संचालक की ओर से सीमापुरी विश्वविद्यालय का प्रबंधन कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने न केवल ऋषि मंडप बल्कि अन्य मंडपों में भी शिष्यों के प्रवेश की भी बात की। हालांकि ये व्यक्ति हाथ से निकल सकता है, लेकिन उसकी साधना क्षमता वास्तव में असाधारण है। मैं सहमत हूं। ऋषि द्रोण सबसे पहले सहमत हुए, जिससे भीड़ हंसने लगी और उनकी ओर देखने लगी। 3 साल पहले प्रवेश परीक्षा में हमने पहले ही देखा था कि वो कितना असाधारण था। उसके पास वास्तव में ऋषि मंडप में प्रवेश करने और साधना करने की योग्यता है। मैं भी सहमत हूं। वीर मंडप के स्वामी ने भी सिर हिलाया और अपनी स्वीकृति दी। मैं सहमत हूं। तलवार दानव, जो तलवार महल के स्वामी थे, उन्होंने भी सर हिलाया और सहमति भी व्यक्त की। इस तरह सहमति में पहले से ही 4 महल थे। मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। मैं बाद में इसकी घोषणा करूंगा, जिससे मयंक को साधना करने के लिए ऋषि मंडप में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। शांतनु ने सर हिलाया और बोलना जारी रखा। दूसरा मामला सिद्धार्थ के बारे में है। उस समय जब सिद्धार्थ ने ऋषि मंडप में प्रवेश किया तो उसने ऋषि मंडप की शिक्षाएं और दिव्य पथ की मान्यता प्राप्त की थी। हम कुछ ऐसी योजना बनाने के विषय में सोच रहे हैं ताकि सिद्धार्थ को भी ऋषि मंडप में और अच्छी तरह साधना करने का मौका मिले। सभी ने सर हिलाया। वो सभी इस बारे में जानते थे। सिद्धार्थ सीमापुरी विश्वविद्यालय का अगला उत्तराधिकारी था, जिसे उन्होंने आंतरिक रूप से चुना था। सिंध प्रदेश में कई वर्षों से कोई संत नहीं था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बहुत ही जल्द सीमापुरी विश्वविद्यालय से एक महान संत उभरेगा जो पूरे सिंध प्रदेश पर शासन करेगा। ऋषि मंडप पुष्पगिरी विद्यालय में था, जो नोबेल स्तर के साधकों को संत बनने में मदद करता था। सीमापुरी विश्वविद्यालय ने कई सालों तक किसी साधक के संत बनने तक के सफर में कई साधकों की सहायता की, किंतु कोई सफल नहीं हो पाया।
अब मयंक के विषय में जानकर उनके मन में उम्मीद जगी कि हो सकता है कि मयंक भविष्य में एक संत के रूप में उभरे। वो अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर ऋषि द्रोण ने सिद्धार्थ का नाम इसलिए लिया ताकि कोई ये ना समझे कि वो अपने शिष्य मयंक की उद्दंडता पर उसे सजा देने के बजाय इनाम दे रहे हैं। हालांकि ऋषि द्रोण की अन्य योजनाएं भी थी। हालांकि सिद्धार्थ ने साबित कर दिया था कि उसमें संत बनने की क्षमता है और उसे ऋषि मंडप के बुजुर्गों की मान्यता भी प्राप्त है, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि भविष्य में मयंक और कौस्तुभ उनके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। मयंक अपने गुरु के क्रोध से अनजान फिलहाल एक घने वन में एक व्यक्ति निषाद राज के आग्रह पर आया हुआ था, जहां उसे पता चला था कि एक पिशाचिनी जिसने उस राज्य के एक गांव में कहर ढा रखा है, वो विचर रही है। युद्ध में सभी को हरा देने के उपरांत उस गांव के मुखिया निषाद राज को मयंक के रूप में उस चुड़ैल के खत्म होने की एक आस दिखाई दी। इसके बाद उसने मयंक से दुंदुभी नाम की पिशाचिनी को मार भगाने का आग्रह किया था। पर समस्या ये थी कि उस पिशाचिनी पर जादुई शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए मयंक को उसे अपने पौरुष के बल पर ही खदेड़ना था। उस वन में पूर्णिमा की धवल चांदनी छिटकी हुई थी, किंतु क्षणिक अंतराल पर गूंजता भेड़ियों का रुदन किसी अनहोनी को आमंत्रण देता प्रतीत हो रहा था। आकाश में काले बादलों के कतरे अटखेलियां कर रहे थे। शीतल मंद बयार जब वृक्षों के पत्तों को छूकर निकल रही थी तो उत्पन्न होने वाली सरसराहट ऐसा बोध करा रही थी जैसे मृत्यु किसी के आलिंगन हेतु मंद गति से उसकी ओर बढ़ रही हो। वो ऊंचे कद का एक साया था जिसके हाथ में थमी नंगी तलवार चांदनी में चमक रही थी। उसने अपना अंग प्रत्यंग स्याह वस्त्रों से ढक रखा था। उसके मात्र 2 नेत्र ही स्याह मुखावरण से बाहर झांक रहे थे। शारीरिक भाषा से अत्यंत चौकन्ना प्रतीत हो रहा वो मनुष्य अपने परिवेश का निरीक्षण करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी की तलाश कर रहा हो। सहसा एक स्थान पर स्थिर होकर वो कोई आहट सुनने का प्रयत्न करने लगा। उसका प्रयत्न सफल हुआ और दाहिनी दिशा से आती चप-चप की ध्वनि उसे स्पष्ट सुनाई पड़ी। वो ध्वनि संभवतः हड्डियों के चबाए जाने से उत्पन्न हो रही थी। वही है, निसंदेह वही है। उसने स्वयं को आश्वस्त किया और तलवार को मजबूती से थामे हुए ध्वनि की दिशा में अग्रसर हो चला। अचानक स्याह बादल का एक टुकड़ा चंद्रमा पर आच्छादित हो गया और चहुं ओर व्याप्त हो उठे अंधेरे में समूचा परिवेश गर्त हो गया। यहीं कहीं होगी। साये ने चौकन्नी दृष्टि आसपास घुमाई, किंतु अंधकार में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका। उपर्युक्त स्थिति में कुछ ही क्षण व्यतीत हुए होंगे कि अकस्मात ही वातावरण में नवजात शिशुओं का क्रंदन गूंज उठा। क्रंदन से ये इंगित हो रहा था कि इन शिशुओं को इस संसार में आए हुए प्रहर भर से अधिक समय नहीं व्यतीत हुआ था। ध्वनि का स्रोत कहीं निकट ही था। सजगता का दामन थाम कर वो साया उक्त ध्वनि का अनुसरण करते हुए उसके स्रोत से कुछ गज के अंतराल पर थम गया। ठीक उसी क्षण चंद्रमा बादलों की ओर से बाहर आया और परिवेश पुनः धवल प्रकाश से जगमग हो उठा। उन शिशुओं की संख्या 4 थी जो नन्हे हाथ पांव चलाते हुए अपनी पूरी क्षमता से चीत्कार रहे थे। उन्हें निर्दयतापूर्वक भूमि पर लिटाया गया था और उनके निकट ही अलाव जल रहा था जिस पर रखी हांडी में कुछ उबल रहा था। अलाव के समीप ही एक स्त्री थी जिसकी घनी केश राशि सन की भांति श्वेत थी। उसके तन पर श्वेत किंतु जीर्ण शीर्ण परिधान थे। उसकी शारीरिक दशा से भान हो रहा था कि वो शतायु को बहुत पहले ही प्राप्त कर चुकी है। निकट ही एक भेड़िए का शव था जिसे किसी हिंसक पशु ने अपने नखों से चीर दिया था। वो स्त्री तेजी से कुछ चबा रही थी जिसकी ध्वनि चप चप का रूप लेकर परिवेश में गूंज रही थी। उसकी पीठ साये की ओर थी। नवजात शिशुओं का अनवरत क्रंदन तीव्र होता जा रहा था। सहसा साये का पांव सूखे पत्तों पर पड़ा
और उत्पन्न हुई कड़कड़ाहट की ध्वनि को सुनकर वो रहस्यमयी स्त्री भांप गई कि कोई उसके पीछे है। स्त्री साये की ओर मुड़ी, किंतु साये ने शीघ्र ही स्वयं को एक वृक्ष की ओट में छिपा लिया। उस स्त्री की मुखाकृति इतनी विकृत थी कि यदि उस पर सामान्य प्राणी दृष्टिपात कर लेता तो निसंदेह अपनी चेतना गवा बैठता। उसके चेहरे की प्रत्येक अस्थि बाहर झांक रही थी। चमड़े की परत अस्थियों पर इस प्रकार चिपकी हुई थी कि प्रतीत हो रहा था मानो अस्थियां चर्मावरण भेद कर बाहर निकलकर आने को आतुर हों। प्लीज लाइक एंड उसके सब्सक्राइब नेत्र कोटरों में इस सीमा तक धसे हुए थे कि जान पड़ता था कि प्रकृति ने उसके नेत्रों के स्थान पर मात्र 2 कोटर बनाकर छोड़ दिए हों। उसकी कृशकाय काया किसी व्याधिग्रस्त मनुष्य की भांति कांप रही थी। इसलिए नहीं कि वो शीत से आहत थी अथवा भयभीत थी, अपितु इसलिए क्योंकि वो उम्र की अधिकतम सीमा पार कर चुकी थी। उसकी 10 उंगलियों के नख नश्तर सदृश नुकीले थे, जिनसे अभी तक रक्त टपक रहा था। साये को यह अनुमान लगाने में क्षण मात्र भी विलंब न हुआ कि भेड़िए को किसी हिंसक पशु ने नहीं, अपितु स्वयं उस भयानक स्त्री ने ही उस दशा में पहुंचाया था, और हांडी में वो उसी का रक्त उबाल रही थी। ओह, तो यही है वो दुंदुभी नाम की बूढ़ी पिशाचनी जो राज्यों से नवजात शिशुओं को चुराकर उनका रक्तपान करती है, साये ने स्वयं से कहा। वो स्त्री अब अस्थि को चबाना छोड़कर उसी दिशा में उन्मुख थी जिस दिशा में वो साया उस वृक्ष की ओट में छिपा हुआ था। कौन है जो अपनी मृत्यु से छिपने की चेष्टा कर रहा है? दुंदुभी का स्वर उसकी मुखाकृति से कहीं अधिक भयावह था। साया दम साधे हुए उसकी अगली प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा। स्वयं को प्रकट करो, अन्यथा संभलने का क्षणिक अवसर भी ना दूंगी। इस बार दुंदुभी का स्वर क्रोध से परिपूर्ण था। साया वृक्ष की ओट से बाहर नहीं आया। कई क्षणों की प्रतीक्षा के उपरांत भी जब पिशाचिनी की ओर से पुनः कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उसने कोई ध्वनि उत्पन्न किए बिना वृक्ष की ओट से सर बाहर निकाला। किंतु उस क्षण उसके आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा कि दुंदुभी अब अपने स्थान पर नहीं थी। करुण क्रंदन कर रहे चारों शिशु और हांडी में उबल रहा भेड़िए का रक्त अब भी वहीं था, किंतु दुंदुभी अब दृष्टि से परे थी। कहां गई? उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में साये ने अपने पीछे किसी के दुर्गंधयुक्त उष्ण श्वासों की ध्वनि सुनी। उसका हृदयस्पंदन तीव्र हुआ और वो तलवार को थामे हुए चपलतापूर्वक पीछे मुड़ा। उसका अनुमान मिथ्या नहीं था। पीछे दुंदुभी ही खड़ी थी। क्रोधातिरेक में उसके श्वासों की गति उग्र हो उठी थी और मुखाकृति पूर्व की अपेक्षा अधिक विकृत दिखाई दे रही थी। इससे पूर्व की विस्मय के सागर में आकंठ डूबा वो साया कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाता, दुंदुभी ने उसकी छाती पर किसी बैल की भांति सिर से तीव्र धक्का देकर उसे दूर उछाल दिया। किंतु उस प्रहार के पश्चात भी साये ने तलवार को अपने हाथ से छूटने नहीं दिया। कौन है तू? दुंदुभी ने दांत किटकिटाते हुए पूछा। मेरा पीछा क्यों कर रहा था? साये ने कहा, तू राज्यों से नवजात शिशुओं को चुराकर उनका रक्तपान करती है। तुझे तेरे इसी अक्षम्य अपराध का दंड देने आया हूं। अपराध? कैसा अपराध? दुंदुभी ने खरखराते हुए स्वर में कहा। नवजात शिशुओं का रक्त पीकर ही तो मैं जीवित रहती हूं। क्या मुझे जीवन से मोह नहीं है जो मैं शिशुओं का रक्तपान छोड़ दूं? दुंदुभी की टक्कर से भूमि पर पड़े साये ने कहा, अपने जीवन के लिए तू नवजातों का जीवन नहीं छीन सकती है। एक साधारण मनुष्य को प्रतिवाद करता देख दुंदुभी का क्रोध चरम पर जा पहुंचा। उसने दांत पीसते हुए अपने नश्तर सरीखे नाखून साये की छाती में पेवस्त करने के ध्येय से उस पर छलांग लगाई, किंतु साये ने करवट लेकर स्वयं की रक्षा की और दुंदुभी के नख भूमि में जा धसे। साये ने उसे अगले प्रहार का अवसर नहीं दिया। इससे पूर्व कि वो भूमि में धसे नाखून निकालकर उस पर पुनः प्रहार करती,
साये ने अपने भीषण पदाघात से उसे दूर उछाल दिया। उसके संभलने से पूर्व ही साया अपने स्थान से उठा और प्रहार हेतु तत्पर मुद्रा में उसकी ओर बढ़ा, किंतु उसके प्रहार से पूर्व ही दुंदुभी भूमि से उठ खड़ी हुई। मेरे मार्ग से हट जा मूर्ख प्राणी, अन्यथा इस पूर्णिमा में उन 4 शिशुओं के साथ साथ तेरे रक्त का भी पान करूंगी। दुंदुभी की चेतावनी का साये पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो पूर्ववत गति से उसकी ओर बढ़ते हुए गुर्राया। पिशाचिनी, अब मैं तुझे इस योग्य नहीं छोड़ूंगा कि तू किसी शिशु के रक्त से अपनी तृष्णा मिटा सके। हुंकार भरती हुई दुंदुभी अपनी ओर अग्रसर साये को अपलक घूरती रही। नेत्रों के कोटरों से बाहर झांकती उसकी पुतलियां चमक रही थीं। साये के प्रथम प्रहार को उसने झुककर विफल किया। मात्र प्रथम प्रहार को ही नहीं, अपितु उसने स्वयं पर हुए प्रत्येक प्रहार को कभी स्थान परिवर्तित करके तो कभी झुककर विफल कर दिया था। अंततः साया स्थिर हो गया, किंतु दुंदुभी अभी भी उसके सजग नेत्रों का केंद्र बिंदु बनी हुई थी। उसकी इस स्थिरता को दुंदुभी ने प्रहार का आमंत्रण समझकर स्वीकार किया। वो कुटिलता पूर्वक मुस्कुराई और अगले ही क्षण साये पर वज्रपात हुआ। अपनी दृष्टि दुंदुभी पर स्थिर रखने के पश्चात भी साये को ये भान नहीं हो सका कि दुंदुभी ने उस पर कब वार कर दिया। उसके लंबे नख साये के चेहरे को खरोंचते चले गए। यदि उसने स्वयं को बचाने में क्षणिक भी विलंब किया होता तो दुंदुभी का प्रहार उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर चुका होता। साये का मुखावरण फट गया और वहां से रक्त की धार छूट पड़ी। तलवार भी उसकी पकड़ से मुक्त हो गई। आह! असहनीय पीड़ा से आहत वो साया कराहते हुए घुटनों पर बैठ गया। उसके नेत्रों के सम्मुख अंधकार व्याप्त हो गया, किंतु अगले ही क्षण उसे स्मरण हुआ कि वो अकेला नहीं था। उसके रक्त की प्यासी दुंदुभी भी उसके निकट ही थी। साये ने असहनीय पीड़ा के उपरांत भी संकल्प के स्तंभ से स्वयं को संभाला और नेत्र खोले। नेत्र खुलते ही एक और आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दुंदुभी पुनः उसकी दृष्टि से ओझल हो चुकी थी। निकट ही उसकी तलवार चमक रही थी। अरे, कहां गई? साये ने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु उसे दुंदुभी के दर्शन नहीं हुए। उसे भान था कि वो पिशाचिनी निकट ही किसी वृक्ष पर घात लगाए बैठी होगी। अतः वो घिसटते हुए तलवार के निकट पहुंचा, किंतु इससे पूर्व कि वो तलवार उठा पाता, उस पर पुनः वज्रपात हुआ। वज्रपात की उस अनुभूति के पश्चात उसे मात्र यही अनुभूति हुई कि अनगिनत नुकीले नश्तर उसके कंधे और गर्दन की संधि पर धंस गए हैं। इसके पश्चात वो इस निष्कर्ष के अतिरिक्त किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि दुंदुभी उसका रक्त चूस रही है। साये को अपनी चेतना के लुप्त होने का एहसास हुआ, किंतु नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा का संकल्प उसके सम्मुख आ गया। उसने अपने शेष सामर्थ्य को एकत्र किया और दुंदुभी की पसली पर शक्तिशाली प्रहार किया। परिणाम स्वरूप उसके जबड़े की पकड़ क्षीण पड़ गई। ऐसा होते ही साये ने उस पर अपनी मुट्ठी का तीव्र प्रहार किया और थोड़े से संघर्ष के उपरांत स्वयं को उसके जबड़े से स्वतंत्र कराने में सफल हो गया। किंतु इस संघर्ष में उसके कंधे के मज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा दुंदुभी के जबड़े में ही फंसा रह गया, जिसे वो भयानक ढंग से चबाने लगी। साये ने घृणा से दृष्टि फेर ली। उसने तलवार तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया, किंतु वो उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ ही था कि दुंदुभी हरकत में आ गई। इससे पूर्व की तलवार की मुठ साये के हाथ में आती, वो अप्रत्याशित चपलता के साथ उसकी छाती पर सवार हो गई और उसकी गर्दन पर दोनों पंजों का दबाव बढ़ाते हुए गुर्राई। क्या मैंने कहा नहीं था कि तुझे संभलने का अवसर नहीं दूंगी, और आज रात्रि उन शिशुओं के साथ साथ तेरे रक्त का भी पान करूंगी। साये की तलवार उसकी पहुंच से अत्यल्प अंतराल पर थी, किंतु वर्तमान स्थिति में वो छोटा सा अंतराल भी उसके लिए योजन भर से कम नहीं था। उसकी गर्दन पर दुंदुभी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अंततः वो क्षण भी आ गया
जब उसके श्वासों में अवरोध उत्पन्न होने लगा, उसे आभास हुआ कि यदि उसने कुछ ही क्षणों में स्वयं को दुंदुभी के नियंत्रण से मुक्त नहीं कराया तो शीघ्र ही उसके श्वासों की गति सदैव के लिए थम जाएगी। वातावरण में अनवरत गूंज रहे शिशुओं का करुण क्रंदन सुनकर साय ने अपने संकल्प को पुनः मजबूत किया और इष्ट देव का स्मरण करते हुए परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के उपरांत भी तर्जनी उंगली तलवार की मूठ की ओर बढ़ाई। दुंदुभी का पूरा ध्यान उसका गला दबाने पर था, इसीलिए उसकी गतिविधि पर पिशाचिनी का ध्यान नहीं गया। प्रथम प्रयास में साये की तर्जनी उंगली तलवार की मूठ को स्पर्श करने में असफल रही, किंतु कई प्रयासों के पश्चात उंगली ने मूठ को हल्के से स्पर्श किया। अगले प्रयास में तलवार की मूठ पर तर्जनी उंगली का स्पर्श इतना पर्याप्त सिद्ध हुआ कि तलवार अपने स्थान से थोड़ा आगे की ओर खिसक गई। अनवरत प्रयासों का परिणाम सकारात्मक रहा और तलवार की मूठ साये की पहुंच की सीमा में आ गई। उसने अपने सामर्थ्य को इकट्ठा किया और इससे पूर्व के दुंदुभी के शिकंजे का दबाव चरम की अंतिम सीमा लांघ जाता, उसने तलवार का घातक वार उसकी गर्दन पर कर दिया। अगले ही क्षण स्वाभाविक परिणाम सामने आया और दुंदुभी का सिर केले के तने की भांति धड़ से अलग होकर धरातल पर जा गिरा, जबकि धड़ लहराकर ही उसके ऊपर गिर पड़ा। पिशाचिनी के स्याह रक्त से उसका परिधान भीग गया। दुंदुभी का धड़ एक ओर उछालकर साया अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने मुखावरण उतार कर परिधान की आस्तीन से अपना रक्त रंजित मुखमंडल पोंछा, किंतु इससे पूर्व कि वो क्रंदन कर रहे शिशुओं की ओर उन्मुख होता, एक महान आश्चर्य से वो लोम हर्षित हो उठा। दुंदुभी का धड़ उठ खड़ा हुआ था और अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए इधर उधर भटक रहा था। धड़ या तो अपने हत्यारे को ढूंढ रहा था या अपना सिर। सहसा उसके पांव धरातल पर पड़े सिर से टकराए। सिर को पहचानते ही धड़ भूमि पर झुका और उसे दोनों हाथों से उठा लिया। वो साया उस भयानक दृश्य को किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखता रह गया, किंतु जैसे ही वो उस ज्ञान शून्य स्थिति से उबरा, सिर लेकर जा रहे धड़ की ओर वो दौड़ पड़ा। अपने पीछे किसी के दौड़ने की ध्वनि सुनकर धड़ ठिठका और मुड़ा। ठहर जाओ। साये की चेतावनी का धड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु इसके विपरीत उसने लंबी छलांग भरी और एक वृक्ष के तने से चिपक गया। उसके देखते ही देखते वो धड़ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते हुए अत्यंत दूर निकल गया। हे ईश्वर, ये कैसी माया थी? उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर पर विचार करने का समय उसके पास नहीं था, क्योंकि वातावरण में शिशुओं का अनवरत रुदन गूंज रहा था। वो साया किसी और का नहीं बल्कि मयंक का था, जिसने निषाद राज के आग्रह पर इस दुंदुभी नाम की पिशाचिनी का संहार करने की ठानी थी और इस घने जंगल में आ गया था। मयंक के प्रतिकार से वो पिशाचिनी दुंदुभी कम से कम इस राज्य से दूर तो जा चुकी थी। सीमापुरी विश्वविद्यालय के न्यायिक क्षेत्र में कई लोग इकट्ठा हुए थे और सूचना पट्ट पर समाचार के एक अंश को आश्चर्यजनक रूप से देख रहे थे। मयंक ने संत मंडप में प्रवेश करने और साधना करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहां क्या हो रहा है? कई लोग हतप्रभ रह गए। वो सभी महल में साधना कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि उनके मूल स्थान से दूर स्थित कुंभ शहर में क्या हुआ था। हालांकि वो अनुमान लगा सकते थे कि ये मयंक की कुंभ शहर की यात्रा से संबंधित था। मयंक ने कुंभ शहर में ऐसा क्या किया जो उसको संत मंडप में प्रवेश मिलने जा रहा है? उसे अचानक संत मंडप में प्रवेश करने का अधिकार क्यों प्राप्त हुआ? यहां तक कि वर्तमान में न्यायिक सूची में प्रथम रहे अजात शत्रु अभी भी संत मंडप में प्रवेश करने के अपने अधिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। बड़े भाई मयंक वास्तव में सक्षम है। वहां एक खूबसूरत लड़की खुशी से मुस्कुरा रही थी। ये और कोई नहीं अपितु अंशिका थी। अब जब उसे सीमापुरी के बारे में और अधिक जानकारी मिल गई थी तो वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि संत मंडप का मतलब क्या है। जब वो यहां नई नई आई थी
तो वो सीमापुरी विश्वविद्यालय के विषय में अधिक नहीं जानती थी, किंतु अब उसे काफी समय हो गया था और वो सीमापुरी को अच्छी तरह समझने लगी थी। मयंक वास्तव में प्रतिभाशाली है। अपनी हर हरकत से वो लोगों को चौंका देता है। कुछ लोगों ने चर्चा की। अंशिका के दल के कई लोग मयंक की प्रशंसा कर रहे थे। 2 साल पहले के अभ्यास सत्र की यादें अभी भी उन सभी लोगों के दिमाग में ताजा थी। मयंक एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने वरिष्ठों का सामना करने का साहस किया। उसने वरिष्ठों को चुनौती देकर यह साबित कर दिया था कि वरिष्ठ और कनिष्ठ साधकों में सिर्फ साधना स्तर का अंतर होता था। हर्षिता भी वहीं उपस्थित थी। वो निशब्द थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उसके परिवार की विरासत, उस अनुष्ठान को उससे प्राप्त किया था, वो इतना ताकतवर होता चला जाएगा कि लोग उसकी चर्चा करेंगे। न सिर्फ चर्चा बल्कि अनुसरण भी। सीमापुरी विश्वविद्यालय में ऐसे कई साधक थे जो मयंक से ईर्ष्या करते थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो उसकी प्रशंसा करते थे और उसका अनुसरण करना चाहते थे। न्यायिक सूची में भी बदलाव किया गया है, किसी ने चिल्लाकर कहा। उन सब की निगाहें एक ही नाम मयंक पर टिकी थी। जब उन्होंने मयंक का नाम उसके नए स्थान पर देखा तो सबकी निगाहें ठिठक गईं और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई देने लगे। ये कैसे हो सकता है? कई लोगों ने मन ही मन सोचा। जैसा कि कुछ लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। क्योंकि मयंक ने लगभग 2 वर्षों तक किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, तो कुछ लोगों का मानना था कि यदि मयंक किसी लड़ाई में हिस्सा लेता है तो वो निश्चित रूप से न्यायिक सूची के शीर्ष पर होगा। वो लोग जो मयंक की प्रशंसा करते थे, उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन मयंक न्यायिक सूची में पहले नंबर पर आएगा, जबकि अधिकांश लोग ऐसे थे जो मयंक से ईर्ष्या करते थे और इसी कारण आज उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक को न्यायिक सूची में प्रथम स्थान दिया गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? वो विदित आप्टे का स्थान कैसे छीन सकता है? किसी ने हैरान होकर कहा। यह वाकया बेहद चौंकाने वाला था। विदित को यहां तक पहुंचने में 6 साल लगे थे। उसे विजेता बने अभी अधिक समय भी नहीं हुआ था कि मयंक ने उसे प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? वहां एक किशोर खड़ा था जो आगे बढ़ा और उसने सवाल किया। ये सुधीर था जो वर्तमान दल की प्रवेश परीक्षा में प्रथम था। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, उसे मयंक और कौस्तुभ द्वारा हिंसक रूप से पीटा गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में तेजी से गिरावट आई। अब उसके भाई विदित का नाम भी न्यायिक सूची में पहले से दूसरे स्थान पर ला दिया गया था, जबकि मयंक पहले स्थान पर था। इससे वो अत्यंत क्रोधित था। न्यायिक सूची को कभी किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बुजुर्ग ने सुधीर की ओर देखा और भावहीन होकर उत्तर दिया। भले ही सुधीर प्रवेश परीक्षा में प्रथम रहा हो, फिर भी उसे न्यायिक सूची पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि वो रैंकिंग से नाखुश था तो वो आसानी से पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को चुनौती दे सकता था और अपनी ताकत के माध्यम से इसे वापस पा सकता था। इस प्रकार न्यायिक सूची फिर से बदल जाएगी। जब सुधीर ने महल में प्रवेश किया तो उसे मयंक ने सबक सिखाया, लेकिन विदित ने इसमें टांग नहीं अड़ाई। इस बार मयंक ने न्यायिक सूची में प्रथम स्थान हासिल किया और संत मंडप में प्रवेश का अधिकार प्राप्त किया। विदित में चाहे कितना भी आत्मसंयम हो, पर वो शायद इसे सहन नहीं कर सकता। कई लोगों ने सोचा ये अब संयम का मामला नहीं था, बल्कि महल ये सोच रहा था कि मयंक विदित से अधिक उत्कृष्ट था। इसके अलावा सीमापुरी को लगता था कि मयंक अब तक के सभी विद्यार्थियों से कहीं अधिक उत्कृष्ट था। ये वाकया बेहद चौंकाने वाला था। विदित को यहां तक पहुंचने में 6 साल लगे थे। उसे विजेता बने अभी अधिक समय भी नहीं हुआ था कि मयंक ने उसे प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? वहां एक किशोर खड़ा था जो आगे बढ़ा और उसने सवाल किया।
ये सुधीर था, जो वर्तमान दल की प्रवेश परीक्षा में प्रथम था। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, उसे मयंक और कौस्तुभ द्वारा हिंसक रूप से पीटा गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में तेजी से गिरावट आई। अब उसके भाई विदित का नाम भी न्यायिक सूची में पहले से दूसरे स्थान पर ला दिया गया था, जबकि मयंक पहले स्थान पर था। इससे वो अत्यंत क्रोधित था। न्यायिक सूची को कभी किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बुजुर्ग ने सुधीर की ओर देखा और भावहीन होकर उत्तर दिया। भले ही सुधीर प्रवेश परीक्षा में प्रथम रहा हो, फिर भी उसे न्यायिक सूची पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि वो रैंकिंग से नाखुश था, तो वो आसानी से पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को चुनौती दे सकता था और अपनी ताकत के माध्यम से इसे वापस पा सकता था। इस प्रकार न्यायिक सूची फिर से बदल जाएगी। जब सुधीर ने महल में प्रवेश किया, तो उसे मयंक ने सबक सिखाया, लेकिन विदित ने इसमें टांग नहीं अड़ाई। इस बार मयंक ने न्यायिक सूची में प्रथम स्थान हासिल किया और संत मंडप में प्रवेश का अधिकार प्राप्त किया। विदित में चाहे कितना भी आत्मसंयम हो, पर वो शायद इसे सहन नहीं कर सकता। कई लोगों ने सोचा, ये अब संयम का मामला नहीं था, बल्कि महल ये सोच रहा था कि मयंक विदित से अधिक उत्कृष्ट था। इसके अलावा सीमापुरी को लगता था कि मयंक अब तक के सभी विद्यार्थियों से कहीं अधिक उत्कृष्ट था। न्यायिक सूची बदल जाने के कारण क्या विदित आप्टे इसे चुपचाप सह सकता है? ये खबर तेजी से वीर मंडप, शौर्य मंडप आदि के अन्य शिष्यों के कानों में फैल गई। फिलहाल अजात शत्रु के आसपास कई लोग जमा थे। तक्षक, महेश मांझी और अन्य कई लोग आए थे। जब उन्होंने खबर सुनी, तो वो समान रूप से क्रोधित हुए, विशेषकर तक्षक। जिस क्षण से उसने महल में प्रवेश किया था, उसकी मयंक से शत्रुता हो गई थी। पूरा महल जानता था कि जब तक मयंक है, तक्षक के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसे हमेशा दबाया जाएगा। विदित ने शुरू से अंत तक चुप्पी बनाए रखी। उस समय जब उसके छोटे भाई सुधीर को पीटा गया था, तो उसने उसका प्रतिशोध नहीं लिया। उसके छोटे भाई को अत्यधिक अहंकारी होने और मयंक को भड़काने का दोषी ठहराया गया था। इसीलिए विदित ने उसे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। विदित आप्टे एक दिन संत मंडप में प्रवेश करने के लिए महल की मंजूरी प्राप्त करने की उम्मीद में लगन से साधना कर रहा था। हालांकि उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन उसने सुना था कि मयंक ने संत मंडप, जिसे पुष्पगिरी विद्यालय के नाम से भी जाना जाता रहा था, उसमें प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मयंक ने 3 साल के लिए महल में प्रवेश किया था, लेकिन उसने अपनी क्षमता केवल 2 साल पहले अभ्यास सत्र में दिखाई थी। वो अगले 2 वर्षों तक शांत रहा और उसने केवल अपनी साधना पर ही ध्यान देना उचित समझा। उसे देखिए, पिछले 6 वर्षों से उसने कई विरोधियों को हराया है और अपने बारे में सभी संदेहों को खत्म कर दिया है। जो प्रतिभाएं उसी समय महल में दाखिल हुईं, वो सभी उससे आगे निकल गईं। फिर विदित आप्टे के साथ ऐसा अन्याय क्यों? कुछ लोगों ने आपस में प्रश्न किया। विदित आप्टे ने अपना सिर उठाया और गहरी सांस लेते हुए हवा की तरफ देखा। चूंकि सीमापुरी विश्वविद्यालय ने उससे अधिक विश्वास मयंक पर किया, तो वो चुप नहीं बैठेगा। सीमापुरी विश्वविद्यालय में न्यायिक सूची के नवीकरण और मयंक को पुष्पगिरी विद्यालय अर्थात संत मंडप में अनुमति दिए जाने को लेकर भारी हंगामा हुआ। हालांकि उस समय सीमापुरी के बाहर लोगों का एक समूह लौट रहा था। ये मयंक का समूह था, जो अभी अभी कुंभ शहर से लौटा था और उसे नहीं पता था कि महल में क्या हो रहा था। जब मयंक सीमापुरी में लौटा, तो उसकी वापसी की खबर पूरे महल में फैल गई। इसके बाद ऋषि मंडप के लोगों ने मयंक से मुलाकात की और उसे संत मंडप में प्रवेश करने की योग्यता और न्यायिक सूची में बदलाव के बारे में सूचित किया। जब मयंक ने उनकी बातें सुनी, तो उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कुंभ शहर में उसकी लड़ाई ने
न केवल उसकी भाई की समस्या का समाधान किया था और उसे एक अनुष्ठान कार्यान्वयन प्राप्त कराया था, बल्कि इससे उसे साधना करने के लिए पुष्पगिरी विद्यालय अर्थात संत मंडप में प्रवेश करने की योग्यता भी प्राप्त हुई थी। ये अप्रत्याशित था। जहां तक न्यायिक सूची में प्रथम होने की बात थी, तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार देर सवेर ऐसा होना ही था। 3 साल पहले जब तुमने महल में प्रवेश किया था, तो तुम कई लोगों के निशाने पर थे। 2 साल पहले तुमने अभ्यास सत्र में खुद को साबित किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी न्यायिक सूची में प्रथम स्थान पर आ जाओगे। क्या तुम जानते हो कि महल में कितने लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं? ऋषि मंडप के अरुण कुमार ने नकली मुस्कान के साथ कहा। महल में हजारों शिष्यों के बीच न्यायिक सूची पर प्रथम आने का मतलब था कि वो नोबेल स्तर में नंबर 1 था और अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर सकता था। सिद्धार्थ से लेकर विदित आप्टे और अन्यों तक मयंक उनमें से प्रत्येक शिष्यों की एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। पहले सभी ने सोचा था कि विदित सभी के लिए आदर्श बन जाएगा, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मयंक इसे इतनी जल्दी प्राप्त कर लेगा। मयंक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराया। क्या होगा अगर वो मुझे ढूंढते हुए यहां आ पहुंचे? मयंक ने पूछा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका नाम न्यायिक सूची में प्रथम था। उसे चिंता थी संत मंडप में अपने प्रवेश को लेकर। भाई, मैं संत मंडप में कब प्रवेश कर सकता हूं? मयंक ने फिर पूछा। संत मंडप में संभवतः महल की संत शिक्षाएं समाहित थीं। सीमापुरी विश्वविद्यालय की दिव्य शिक्षाओं को संत मंडप, जो पुष्पगिरी विद्यालय में स्थित था, उसके नाम से जाना जाता था। ये निश्चित रूप से शीर्ष 3 स्कूलों में दिव्य शिक्षाओं से अधिक संपूर्ण होगा और उसके लिए ये एक अवसर हो सकता है। मयंक इस बार साधना करने और अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी करके अपनी साधना के स्तर को नोबेल स्तर के शिखर तक बढ़ाकर और संत स्तर को तोड़ने का प्रयास करके वापस आया था। संत स्तर में प्रवेश करने के बाद ही उसे सिंध प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ साधक माना जा सकता था। तुम कक्षा 1 नोबेल के रूप में प्रवेश कर सकते हो। महल के शिष्यों में से भी केवल कुछ चुनिंदा लोग ही संत मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। यहां तक कि न्यायिक सूची पर प्रथम व्यक्ति भी संत मंडप में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से यहां विदित की बात की जा रही थी। हालांकि जो लोग संत मंडप में प्रवेश करते हैं वो निश्चित रूप से न्यायिक सूची में प्रथम होते हैं। अरुण कुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मयंक को आश्चर्य हुआ कि क्या न्यायिक सूची में बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि उसने संत मंडप में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उसे प्रथम होना आवश्यक था। अरुण ने समझाया, उस स्तर पर संत मंडप में प्रवेश करने से तुम्हें संत मंडप तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। मयंक ने सर हिलाया और उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मुझे कुछ समय के लिए अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद भाई। सुनिश्चित करना कि तुम साधना पर ध्यान केंद्रित करो। इतना कहकर अरुण मुस्कुराया और वापस चला गया। अरुण के चले जाने के बाद कुमारी प्रिया और कालिंदी ने मयंक और कौस्तुभ को उत्सुकता से देखा। वो दोनों कुंभ शहर नहीं गए थे, तो ऐसा हो सकता था कि महल के बुजुर्गों ने उनके लौटने से पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया। पिछले कुछ दिनों में उनकी भी काफी चर्चा सुनने को मिली थी। अफवाह ये थी कि संत मंडप में प्रवेश करने के लिए सभी 6 महलों को चर्चा के लिए इकट्ठा होना पड़ा और आधे से अधिक को निर्णय पर सहमत होना पड़ा। इसका मतलब ये था कि सीमापुरी के 6 महलों में से कम 4 मयंक के संत मंडप में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए थे। जाहिर है मयंक ने महल के वरिष्ठों को स्थानांतरित कर दिया था। तुमने वहां क्या किया? कालिंदी मयंक के पास गई और पूछा। अपने दोस्तों से पूछो, मयंक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कालिंदी ने उसे घूर कर देखा, फिर मयंक ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा,
हो ठीक है, कौस्तुभ तुम्हारे लिए कुंभ शहर से एक उपहार लाया है। कालिंदी ने पलकें झपकाईं और कौस्तुभ की ओर देखा। कौस्तुभ ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। उस समय जब उसने कुंभ शहर में अपना दाव लगाया था तो उसने प्रतीक रैना के सुनहरे हथियार का उपयोग करके दाव लगाया था, और जीतने के बाद जो वस्तुएं प्राप्त हुईं उनमें से कुछ हरेक को भेंट की। हां, कौस्तुभ ने सर हिलाया। कालिंदी उसके पास आई और उसको गले लगा लिया। अरे बस बस, इतना प्यार मत जताओ। मयंक मुस्कुराया और उनका मजाक उड़ाया। फिर बोला, कौस्तुभ, आज अच्छे से आराम करो। हमें कल से साधना पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हें जल्द ही उच्च नोबेल स्तर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अब जब मयंक नोबेल स्तर में था तो कौस्तुभ की साधना का स्तर उसके पीछे नहीं रह सकता था। इसीलिए कौस्तुभ को साधना में गति सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। ठीक है, कौस्तुभ ने सर हिलाया और फिर कालिंदी उसे खींचकर ले गई। उसके जाने से पहले कालिंदी ने मयंक की ओर मुंह करके देखा। दिखावा, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कुमारी प्रिया की ओर मुड़ा और कहा, मैं तुम्हारे लिए भी एक उपहार लाया हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने 2 चीजें निकाली। उनमें से एक खजाने की किताब थी। उसने इसे प्रिया को दिया और कहा, तुम्हारे पास पहले से ही जो साधना की किताब थी वो अब बहुत काम की नहीं है। ये पुस्तक संत स्तर के शिखर पर रहे लोगों ने लिखी है और इसमें एक गुप्त विधि सूचकांक है। इसे तुम्हारी जीवन भावना में भी आत्मसात किया जा सकता है। उसके बाद मयंक ने एक और पारदर्शी पानी का पत्थर निकाला और उसे प्रिया को दे दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पत्थर के भीतर एक विशाल सांप था। ये एक जल तत्व राक्षसी सर्प की आध्यात्मिक इच्छा से बना पत्थर है। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ सकता है और साधना में सहायता कर सकता है। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा और तुम्हारे जल तत्व की शक्ति को विकसित कर सकता है, और यहां तक कि युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मयंक ने कहा, सर्प एक अत्यंत शक्तिशाली जल तत्व राक्षसी जानवर था और लोगों को देखते ही बेहोश कर सकता था, क्योंकि इसमें जन्मजात जल तत्व आध्यात्मिक क्षमताएं थीं। धन्यवाद, प्रिया ने सामान लेते हुए कहा। उसे दोनों चीजें बहुत पसंद आईं। इस बार हमने कुंभ शहर में बहुत सारी लूट खसोट की। हम सभी को विशिष्ट संत स्तर पर अनुष्ठान उपकरण मिले, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी 2 ले आया। मयंक ने प्रिया की उदासीन अभिव्यक्ति को देखा। रिश्तों का कर्ज चुकाना सबसे कठिन था, उसने सोचा। हालांकि उसने दिव्य साम्राज्ञी के इरादों को समझ लिया था। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कुमारी प्रिया की ओर मुड़ा और कहा, मैं तुम्हारे लिए भी एक उपहार लाया हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने 2 चीजें निकाली। उनमें से एक खजाने की किताब थी। उसने इसे प्रिया को दिया और कहा, तुम्हारे पास पहले से ही जो साधना की किताब थी वो अब बहुत काम की नहीं है। ये पुस्तक संत स्तर के शिखर पर रहे लोगों ने लिखी है और इसमें एक गुप्त विधि सूचकांक है। इसे तुम्हारी जीवन भावना में भी आत्मसात किया जा सकता है। उसके बाद मयंक ने एक और पारदर्शी पानी का पत्थर निकाला और उसे प्रिया को दे दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पत्थर के भीतर एक विशाल सांप था। ये एक जल तत्व राक्षसी सर्प की आध्यात्मिक इच्छा से बना पत्थर है। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ सकता है और साधना में सहायता कर सकता है। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा और तुम्हारे जल तत्व की शक्ति को विकसित कर सकता है, और यहां तक कि युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मयंक ने कहा, सर्प एक अत्यंत शक्तिशाली जल तत्व राक्षसी जानवर था और लोगों को देखते ही बेहोश कर सकता था, क्योंकि इसमें जन्मजात जल तत्व आध्यात्मिक क्षमताएं थीं। धन्यवाद, प्रिया ने सामान लेते हुए कहा। उसे दोनों चीजें बहुत पसंद आईं। इस बार हमने कुंभ शहर में बहुत सारी लूट खसोट की। हम सभी को विशिष्ट संत स्तर पर अनुष्ठान उपकरण मिले, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी 2 ले आया। मयंक ने प्रिया की उदासीन अभिव्यक्ति को देखा। रिश्तों का कर्ज चुकाना सबसे कठिन था, उसने सोचा। हालांकि उसने दिव्य साम्राज्ञी के इरादों को समझ लिया था।
फिर भी उसे प्रिया के प्रति अपराध बोध महसूस हुआ। प्रिया की निस्वार्थता ने उसे महसूस कराया कि वो उसका और भी अधिक ऋणी है। बड़े भाई, मैं उसके बगल में काले चील ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे से मयंक से कहा, कैसे हो भाई? मयंक ने काले चील की ओर देखा और पूछा। काले चील ने अपनी आंखें झपकाते हुए सोचा, बड़े भाई, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? मैंने तो पहले ही ये कह दिया था। तुम्हें भी कोई विशेष वस्तु चाहिए क्या? मयंक ने मुस्कान के साथ देखा और उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। काला चील बोला। मयंक की अभिव्यक्ति देखकर काला चील कांप उठा और उत्तर दिया, अब मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मयंक उसकी भाषा समझ ना सका और बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मयंक मुस्कुराया और काले चील के सिर पर हाथ फेरा। काले चील ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर नीचे कर लिया और सोचा, जब तक मैं बड़े भाई का अनुसरण करूंगा तभी तो मैं भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बड़े भाई मयंक। उसी क्षण एक कर्कश आवाज निकली। एक पतली लंबी लड़की दौड़कर आई और मयंक की बाह से लिपट गई। उसने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा, बड़े भाई मयंक, मेरे बिना बाहर जाकर मजा आया होगा ना आपको? तुमने अभी अभी साधना करने के लिए महल में प्रवेश किया है और तुम पहले से ही बाहर जाने की सोच रही हो। मयंक ने अवाक होकर अंशिका को देखा। मैं नाखुश हूं। अंशिका ने मुंह बनाकर अप्रसन्नता से कहा, अरे, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अंशिका के लिए एक खजाना निकाला। किनारे पर मौजूद काले चील ने आंखें चौड़ी की। मयंक ने तो कहा था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो मेरे लिए अगली बार लाएगा। अब ये उपहार कहां से आए? काले चील ने मन ही मन सोचा, काश मैं एक चील ना होकर एक इंसान होता, नहीं, एक सुंदर लड़की। मुझे पता था कि आप मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य हिलाएंगे। अंशिका तुरंत खुश हो गई, पर मयंक के हाथ में अंशिका के लिए उपहार देखकर काला चील गुस्सा हो गया। मयंक भाई, तुम बहुत बुरे हो। इसके बाद उसने प्रिया को कुछ आदेश दिए। फिर आराम की तैयारी करते हुए वो सीधे अपने आवास की ओर चल दिया। अगले कुछ दिनों में हर दिन लोग मयंक की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन सभी को प्रिया ने ये दावा करते हुए रोक दिया कि मयंक एकांत में साधना कर रहा था और वो किसी से नहीं मिलेगा और ना ही कोई चुनौती स्वीकार करेगा। चूंकि कुंभ शहर गए लोग पहले ही लौट आए थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से कुंभ शहर की घटना को छिपाकर नहीं रखा जा सका। हर कोई जान गया था कि मयंक ने कुंभ शहर में परिमल की हत्या की और अखंड प्रताप जैसे महारथी को हरा दिया। कई शिष्यों ने दुख व्यक्त किया कि ये व्यक्ति बहुत अधिक प्रतिभाशाली था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो न्यायिक सूची में प्रथम स्थान पर पहुंच गया था। हालांकि न्यायिक सूची पर कुछ कुलीन नोबल स्तर के लोग अभी भी अपनी साधना के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए मयंक के साथ युद्ध करना चाहते थे, किंतु मयंक किसी भी चुनौती को स्वीकारने से बच रहा था। हालांकि मयंक ने कुंभ शहर में कई प्रतिभाओं को हराया था, लेकिन वो कुंभ शहर नहीं गए थे, इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि वो लोग कितने मजबूत थे। सीमापुरी के शिष्य मूल रूप से सिंध प्रदेश की सबसे विशिष्ट प्रतिभाओं की एक मंडली थी। हालांकि जो लोग मयंक की तलाश करना चाहते थे, उन सभी को इस दावे के तहत प्रवेश से वंचित कर दिया गया कि वो एकांत में था। वास्तव में वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं था। युद्ध मंडप के बाहर कई लोग जमा हो गए थे। आज वो दिन था जब गुरु द्रोण फिर से अपना व्याख्यान देंगे। समता नायक और बाकी अन्य सदस्य भी वहां उपस्थित थे। बहन, तुम मयंक के साथ कुंभ शहर गई थी, क्या लगता है तुम्हें आज गुरु द्रोण क्या घोषणा करने वाले हैं? उसी समय न्यायिक सूची के साधकों में से एक ने समता नायक की ओर देखा और पूछा। उन्होंने मयंक के विषय में शाश्वती से ना पूछकर अन्य महिलाओं से पूछना ही बेहतर समझा।
इसके अलावा उन्होंने कामिनी से भी मयंक के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। शाश्वती और कामिनी दोनों ही मयंक के साथ कुंभ शहर गई थीं और उसके काफी करीब थीं। वो स्वाभाविक रूप से मयंक के विषय में अधिक जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगी जब तक कि वो मयंक का करीबी ना हो। समता नायक ने लड़ाई को याद किया और मयंक की आकृति उसके दिमाग में उभर आई। समता नायक ने धीरे से उत्तर दिया, ये मयंक सचमुच योग्य है। आसपास के लोग आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखने लगे। समता नायक और मयंक के बीच संघर्ष के बारे में हर कोई जानता था। अब जब समता नायक ने मयंक के बारे में ऐसी बातें कहीं तो ये वाकई दिलचस्प था। लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। समता नायक, हालांकि मयंक पूरे कुंभ शहर को साफ करने में कामयाब रहा, फिर भी वो कक्षा 3 नोबेल है। उसने केवल परिमल की हत्या और अखंड प्रताप को हराया ही तो था ना। इसमें कौन सी ऐसी विशेष बात थी जो मयंक को इतना सम्मानित किया जा रहा है? उसके बगल में केशव ने बोलना जारी रखा, इसके अलावा रुद्रदेव लंबे समय से नोबेल स्तर के शिखर पर है। अब वो संत स्तर के कगार पर पहुंच रहा है। मयंक को न्यायिक सूची में पहले स्थान पर रखकर सीमापुरी महल अतिशयोक्ति कर रहा होगा। यहां तक कि मयंक भी इन दिनों चुनौतियों से बच रहा है। पिछले 2 वर्षों में केशव धीरे धीरे अपने आघात से उबर गया था। हालांकि मयंक वापस आ गया था और न्यायिक सूची में प्रथम स्थान हासिल कर गया, जिससे केशव बेहद निराश था। रुद्रदेव ने कुछ नहीं कहा। 3 साल पहले वो न्यायिक सूची में 5वें स्थान पर था और अब 3 साल बीत चुके थे। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने केशव के ही दल में प्रवेश किया था, पर न्यायिक सूची में वो अभी भी 5वें स्थान पर ही था, जबकि जो लोग उससे पीछे थे वो काफी आगे आ गए थे। समता नायक ने रुद्रदेव की तरफ देखा और धीरे से कहा, युद्ध क्षमता के मामले में शायद कोई भी नहीं है जो महल में उसका मुकाबला कर सके। बहुत से लोग चकित रह गए और कामिनी और शाश्वती की ओर देखने लगे। वो दोनों चुपचाप बैठी रहीं। उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, जैसे कि उन्होंने चल रही बातचीत को सुना ही ना हो। इस दृश्य ने वीर मंडप के भी कई शिष्यों को अवाक कर दिया। वीर मंडप की 4 विशिष्ट सुंदरियों में से 3 के मयंक के साथ बेहद अच्छे संबंध थे और वो उनके साथ कुंभ शहर गई थीं। अब यहां तक कि समता नायक, जो मयंक के प्रति द्वेष रखती थी, वो भी मयंक की प्रशंसा कर रही थी। रुद्रदेव, जो चुपचाप बैठा था, उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने सामने मौजूद वीर मंडप को देखने लगा। 2 साल पहले के अभ्यास सत्र की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थीं। उसने व्यक्तिगत रूप से मयंक को 9 उंगली वाले गिटार संगीत दानव की विरासत प्राप्त करते हुए देखा था। वो कुछ ऐसा था जिसे रुद्रदेव हमेशा से चाहता था, लेकिन प्राप्त करने में असमर्थ था। पिछले 2 वर्षों से उसने मौन रहकर साधना की थी। मयंक की तरह उसने किसी से भी लड़ाई नहीं की। न्यायिक सूची पहली बार इतनी लापरवाही से तय की गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है उस मयंक में। रुद्रदेव ने धीरे से कहा, मयंक का अभी तक सीमापुरी विश्वविद्यालय के किसी भी साधक से युद्ध नहीं हुआ था और यही कारण था कि सीमापुरी के लोगों को मयंक की इस उपलब्धि पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि सभी शिष्यों ने स्वीकार किया कि उसकी क्षमता बेजोड़ थी। यदि मयंक को दूसरे स्थान पर रखा जाता तो उन्हें इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। अब बहुत से लोगों का रवैया शायद रुद्रदेव के जैसा ही था। मयंक युद्ध मंडप में प्रशिक्षण लेता रहा, जबकि सीमापुरी विश्वविद्यालय में हर जगह संदेह के बादल घिरे नजर आए। मयंक ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ भी साबित करने के लिए ना लड़ने का फैसला किया। उसने किसी भी घटना के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे में हर ओर अफवाहों के बादल घिरे हुए थे। हालांकि ऐसे कई लोग थे जो मयंक पर विश्वास रखते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि जब तक मयंक खुद को साबित करने के लिए सामने नहीं आता, तब तक ये अफवाहें ऐसी ही फैलती रहेंगी
और मयंक के खिलाफ ऐसे ही आवाजें उठती रहेंगी। कई लोग न्यायिक सूची के विषय में बात करते हुए नजर आए। उदाहरण के लिए रुद्रदेव ने मयंक की आलोचना की और उस दिन खुले तौर पर अपना संदेह व्यक्त किया जब ऋषि द्रोण व्याख्यान दे रहे थे और ये जानने की मांग की कि न्यायिक सूची कब से इतने गलत ढंग से बनाई जाने लगी। सीमापुरी विश्वविद्यालय अपने खुलेपन के लिए जाना जाता था और छात्रों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए काफी अनुमति थी। न्यायिक सूची पर संदेह करना भी समस्याग्रस्त नहीं था। जब तक विद्यार्थियों के पास अपने दावों का समर्थन करने की शक्ति थी, वो खुले तौर पर अपनी बात कह सकते थे। सीमापुरी के वरिष्ठों ने इस मामले में हस्तक्षेप ना करने का फैसला किया। युद्ध मंडप के परिसर में एक कक्ष बनवाया गया था जहां मयंक रहता था। इस समय वो अपने कक्ष में पालथी मारकर बैठा था। डरावनी बहती रोशनी कक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। हिंसक बिजली की चमक, धरती को हिला देने वाले बवंडर, भयानक आग की लपटें और हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, सब कुछ एक साथ वहां दिखाई पड़ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मयंक अपने सभी तत्वों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। ये कक्ष विशेष रूप से मयंक के लिए जाह्नवी के पिताजी ने बनवाया था। इस कक्ष की अपनी अलग विशेषताएं थी। खास तौर पर यह साधना के लिए एकांत प्रदान करने के लिए अच्छा था। साथ ही ये कक्ष किसी की इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने के रूप में भी काम करता था। इसके अलावा उसमें कई अनुष्ठान कार्यान्वयन भी मौजूद थे। ये सब कुछ उसकी अपनी इच्छा से नियंत्रित होता था। ये वहां के सर्वश्रेष्ठ अस्त्र निर्माता द्वारा तैयार की गई उत्कृष्ट कृति का एक कौशल था। ये वो खजाना था जो विशेष रूप से किसी के शरीर को निखारने के लिए बनाया गया था, जिसे सीमापुरी बनाने में सक्षम नहीं था। कुंभ प्रदेश के केवल शीर्ष पायदान के व्यक्ति ही इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थे। ऐसे कारणों से ही कुंभ शहर को पूरे सिंध प्रदेश में एक प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था। मयंक ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और कक्ष को एक हथेली के आकार में छोटा कर दिया और उसे दूर रख दिया। इसके बाद मयंक परिसर से बाहर चला गया। उसकी प्रगति लगातार धीमी होती जा रही थी, जबकि वो पहले से ही कक्षा 3 का नोबेल था। ऐसा लग रहा था कि उसे कक्षा 1 का नोबेल बनने में अभी कुछ समय और लगेगा। प्रिया, कौस्तुभ, साधना की ये तकनीक कैसी थी? मयंक ने पूछा। ये कुछ ऐसी थी जिससे साधना स्तर में तुम बहुत जल्द वृद्धि करोगे, प्रिया ने जवाब दिया। मयंक मुस्कुराया और उसने पूछा, क्या हाल ही में सीमापुरी में कुछ हो रहा है? प्रिया इस सवाल पर असहज दिखी और उसने कहा, ऐसे कई लोग हैं जो न्यायिक सूची पर संदेह कर रहे हैं और तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। कामिनी ने कुछ देर तक तुम्हारी तलाश की, ये कहते हुए कि उसे प्रशिक्षण के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि तुम खुद को प्रशिक्षण के लिए एकांत कर रहे हो तो वो चली गई। और ऐसे कई अन्य लोग हैं जो युद्ध मंडप में आए थे, लेकिन मैंने उन सभी को वापस भेज दिया। वीर मंडप में जाओ और कामिनी से कहो कि वो किसी भी समय मुझसे मुलाकात के लिए आ सकती है। इसके अलावा शाश्वती के विषय में भी पता करो कि वो साधना की ओर ध्यान दे रही है या नहीं, मयंक ने कुमारी प्रिया से कहा। चूंकि शाश्वती मयंक को ढूंढते ढूंढते वहां नहीं पहुंची थी और ना ही उसे शाश्वती की कोई खबर थी, तो उसे लगा कि शाश्वती शायद उससे नाराज है। वो स्वयं वीर मंडप जा सकता था, लेकिन उन सभी तुच्छ मामलों से निपटना उसे थकाऊ लगा। उसने वीर मंडप में काफी हंगामा खड़ा कर दिया था और अगर वो वहां जाता तो उसका ध्यान साधना से हट जाता। ठीक है, प्रिया ने हल्के से सर हिलाया और चली गई। मयंक जहां था वहीं रह गया और उसने किसी के आने की आहट सुनी। ये कौस्तुभ था और जैसे ही वो काफी करीब आया उसने मयंक से कहा, जो तुमसे प्रेम करता है केवल वही तुम्हारे कहने पर शांत रह सकता है। उत्कृष्ट लोग ईर्ष्या को आमंत्रित करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सभी को चुप रहने के लिए कह सकते हो? हमें इसकी चिंता करनी ही होगी। और कब तक तुम इस तरह लोगों की नजरों से बचकर रह सकोगे? कौस्तुभ को मयंक पर आश्चर्य हुआ
और उसने गंभीरता से सर हिलाया। मयंक और कौस्तुभ लगातार साधना के माध्यम से अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहे थे। प्रशिक्षण में शामिल क्रूर प्रक्रियाओं के बावजूद हर सत्र के बाद कौस्तुभ को अपने पूरे शरीर में शक्ति का विस्फोट महसूस होता था। जब उसने एक विशेष तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया तो उसे ऐसा लगता था मानो उसके शरीर में जरूरत से ज्यादा शक्तियां पैदा हो गई हों। कौस्तुभ जब मयंक के पास शिकायत लेकर आया तो मयंक कुछ हद तक क्रोधित था, किंतु वो कौस्तुभ से लड़ने के बजाय अखंड प्रताप जैसे किसी शीर्ष व्यक्ति से लड़ना चाहता था जो उसी स्तर का था। कौस्तुभ का शरीर इतना सख्त था कि यदि मयंक कौस्तुभ को चोट पहुंचाने के बारे में सोचता भी तो वो स्वयं को ही चोट पहुंचाता। इसीलिए उसने अपना क्रोध शांत करना बेहतर समझा। चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। मयंक चलने लगा। वो दोनों परिसर से निकलकर युद्ध मंडप के किनारे आ गए। वो सामने मौजूद सीमापुरी विश्वविद्यालय को देखता रहा, ये सोचते हुए कि पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। आने वाले महीनों में जानवी बच्चे को जन्म देने वाली थी और मयंक तब बच्चे का चाचा बनेगा। मयंक, तुम्हें क्या लगता है गुरुजी कहाँ हैं? मयंक ने सोचा कि वो कैसे 10 वर्षों से अपने गुरुजी से नहीं मिल पाया था। उस समय जब वो पुस्तक पर्वत छोड़कर चले गए थे तब मयंक ने नहीं सोचा था कि वो इतने वर्षों के लिए किसी गुप्त स्थान पर चले जाएंगे। कौस्तुभ ने अपना सिर ना में हिलाया। काफी साल हो गए हैं और मैं सोच रहा हूं कि क्या वो बूढ़े हो गए होंगे। अगर वो अभी भी हमें साधना करते हुए देख रहे हों तो। मयंक हंसा। इसी बीच दूर से कुछ आकृतियां आती हुई दिखाई दी। मयंक ने अपने चेहरों पर उज्जवल मुस्कान के साथ सुंदर आकृतियां देखीं। यहां मेरी पत्नी आ रही है, मयंक मुस्कुराते हुए चिल्लाया और तभी शाश्वती ने अपनी आंखें घुमा ली। कामिनी, मयंक ने उसे पुकारा। मैंने एक नई तकनीक विकसित की है, देखना चाहोगे? कामिनी ने मयंक से पूछा। जरूर, मयंक ने सर हिलाया। कामिनी ने अपनी निगाहें आगे की ओर घुमाई, जिससे उसकी आभा की एक झलक उभरी। उसके चारों ओर पंच तत्वों की इच्छा शक्ति घूमने लगी। कामिनी की एक भयानक छाया अचानक हवा में प्रकट हुई, जो कभी ना खत्म होने वाली आग में सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। मयंक ने आग बुझाने के लिए अपनी पूरी शक्तिशाली हिम इच्छा शक्ति प्रकट करते हुए अपनी निगाहें आगे की ओर डाली। फिर भी कामिनी की आग फिर से जल उठी, मानो कामिनी आग में तपते हुए अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही हो। बहुत अच्छे, मयंक मुस्कुराया। ये एक विशेष प्रकार की शक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, कामिनी बोली। आध्यात्मिक इच्छा शक्ति को जानबूझकर नियंत्रित करने का प्रयास ना करो, अपनी अंतरात्मा पर ध्यान दो। आध्यात्मिक इच्छा शक्ति की मौलिक प्रकृति को जानबूझकर समझने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जादू अपने आप आ जाएगा, मयंक ने विस्तार से बताया। बात खत्म होते ही कामिनी ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक शक्तिशाली अंतरात्मा शक्ति का निर्माण हुआ और साथ ही एक जादू का भी जन्म हुआ। हवा के भीतर आग की लपटें ऐसी महसूस हुईं मानो पूरी तरह से नष्ट होने से पहले वो जमी हुई थी। मैं फिर कोशिश करूंगी, कामिनी बोली। मयंक ने इस विशेष क्षेत्र की असामान्य रूप से गहरी समझ विकसित की थी। नोबेल स्तर और पहले के स्तरों के बीच का अंतर नोबेल इच्छा शक्ति के अंतर्गत है। यदि सवाल इच्छा शक्ति की समझ का किया जाए तो मयंक पहले से ही शिखर पर था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो अपने प्रशिक्षण के शिखर पर एक महान व्यक्ति था। हां, मयंक ने हल्के से सर हिलाया और अपनी आंखें कहीं और घुमा ली। उसने अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक जगह की ओर देखा। वहां एक छाया चित्र था। एक लड़की लंबी, हृष्ट-पुष्ट और प्रतिभा की आभा बिखेरती हुई वहां खड़ी थी। मोनिका, मयंक ने नीचे लड़की की ओर देखा और कहा। वो न्यायिक सूची में दूसरे स्थान पर थी और वो तलवारबाजी में अपने भाई प्रकाश से बेहतर थी। मैंने सुना है कि तुमने कुंभ शहर में मेरे भाई को फिर से हरा दिया है, मोनिका ने कहा।
तुम्हारा भाई? मयंक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैंने काफी समय से उसे अपना समक्ष मानना बंद कर दिया है। तुम जो चाहे कह सकते हो, क्योंकि अब तुम न्यायिक सूची में पहले स्थान पर जो हो। सीमापुरी में तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बहुत से लोग हैं और तुमने संत मंडप में प्रवेश करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। पर मैं वास्तव में स्वयं देखना चाहूंगी कि तुम असल में कितने शक्तिशाली हो। मोनिका ने कहा, तुम्हारे और मेरे बीच अंतर बहुत बड़ा है, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। मयंक ने कहा, जब तुम 8वीं कक्षा के नोबेल थे तब तुमने प्रशिक्षण सत्र के चरम पर नोबेल के खिलाफ लड़ने का अनुरोध किया था। यदि तब तुम ऐसा करने में सक्षम थे तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मोनिका ने पूछा। वो बात अलग थी, मयंक ने कहा, लेकिन अगर स्वयं खुद को इतनी बुरी तरह से परखना चाहती हो तो आओ इसे आजमाएं। मोनिका ने सर हिलाया। उसे एक पल में अपने चारों ओर अनगिनत तलवारें दिखने लगीं। वो तलवार की चकाचौंध रोशनी में नहाती हुई नजर आई और तलवार इच्छा शक्ति को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया। खुद को तलवार में बदलने और मयंक की ओर आने से पहले वो अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध दिखने लगी थी। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नोबेल इच्छा शक्ति को फोड़ने से पहले मयंक ने उस पर एक नजर डाली। उसी क्षण मोनिका को अपने चारों ओर सब कुछ धीमा महसूस हुआ और वो खुद अविश्वसनीय रूप से भारी हो गई। उसकी तलवार उसी अवस्था में थी जैसी वो थी। हवा में जम जाने के कारण जल्द ही उसने खुद को हिलने डुलने में असमर्थ पाया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए छायाचित्र की ओर अपनी नजरें घुमाई और उसे अपने और मयंक के बीच की शक्ति में अंतर का एहसास हुआ। क्या ये एक सच्चे उच्च कोटि के प्रतिभाशाली महानुभाव की इच्छा शक्ति की शक्ति थी? एक पल में दबाव कम हो गया। उसका शरीर और तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ती रही, लेकिन मयंक को जल्द ही अपनी तलवार को अपनी उंगलियों के बीच रोकते हुए देखा गया। उसके चारों ओर तलवार की आभा भड़क उठी, लेकिन वो अपने स्थान से हिला नहीं। यदि तुम मुझसे आगे निकलने के बारे में सोच रही हो तो मुझे डर है कि ये कुछ ऐसा है जिसे तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी उंगलियां घुमाई और मोनिका को अपनी तलवार से दूर फेंक दिया, जिससे वो अजीब दिखने लगी। जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया और मयंक को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे वो लगभग दुर्गम पहाड़ के ठीक सामने खड़ी हो। यदि तुम अपने आप पर इतना गर्व करते हो तो छात्रों के सामने खुद को साबित क्यों नहीं करते और उनके संदेह हमेशा के लिए दूर क्यों नहीं कर देते? मोनिका ने पूछा। मयंक ने मोनिका की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुमने कभी सुना है कि शेर ने कभी हिरन को अपनी ताकत दिखाई हो? मयंक बोला। जैसे ही मयंक की बात खत्म हुई, मोनिका को अंदर तक कपकपी महसूस हुई। उसने पहली बार किसी व्यक्ति को इतना आत्मविश्वास से युक्त देखा था। मयंक सचमुच शक्तिशाली था। मयंक के उन शब्दों के कहने के पीछे का तात्पर्य था कि वो किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ नहीं लड़ेगा और ना ही उसे कुछ साबित करेगा। जिन लोगों ने उस पर संदेह किया वो शायद ही उससे लड़ने लायक थे और मयंक ने खुद को साबित करना व्यर्थ समझा।